क्या आप यूजीसी नेट क्लियर करने का सपना देख रहे हैं? तो दोस्तों ये सफ़र अब आसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा पेपर फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन PYQ से लेकर MSQ तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टारगेट में। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो यह YouTube चैनल आपके बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर पेपर फर्स्ट का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा और प्रीवियस ईयर्स वर्ष 2019 से 25 तक के सभी पेपर के प्रश्नों को हल कराया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो यूनिट फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड से। शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? विकल्प ए, बेहतर चिंतक बनने के लिए विद्यार्थी की सहायता करना, समस्या समाधान, अभिक्षमता के विकास को सुकर बनाना, समस्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना। ऑप्शन डी, अपने अवबोध को यथार्थ से समायोजित करने, आंतरिक एवं बाह्य अनुभवों के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं की सहायता करना। इसका ऑप्शन है सही ऑप्शन सी, सख्त शिक्षण योजना का अनुपालन करना। दोस्तों, शिक्षण एक व्यक्ति के ज्ञान और कौशल के प्रभावी संचरण से संबंधित एक प्रक्रिया है। यह उन तरीकों को सीमित करती या बढ़ाती है जिससे विद्यार्थी संकल्पनाओं और विचारों को सीखते या आत्मसात करते हैं। शिक्षण के उद्देश्यों में बेहतर चिंतक बनने के लिए विद्यार्थियों को सहायता करना, समस्या समाधान, अभिक्षमता के विकास को सुकर बनाना और अपने अवबोध को यथार्थ से समायोजित करके आंतरिक एवं बाह्य अनुभवों के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए अधिगमकर्ताओं की सहायता करना शामिल है। किशोर अधिगमकर्ताओं के अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं? पहला, उनमें अनेक शारीरिक विकास में एकरूपता पाई जाती है। दूसरा, उनमें स्थित आत्म संकल्पना होती है। तीसरा, वे प्रायः मन स्थिति में दोलन एवं भावनात्मक विक्षोभ का अनुभव करते हैं। चौथा, उनमें उनके भविष्य के प्रति उच्च प्रत्याशा एवं अभिलाषा होती है। या पांचवा, उनमें बढ़ा हुआ समकक्ष समूह दबाव होता है। बताइए, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा उत्तर सही है? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी? तो दोस्तों, इसका उत्तर सही है विकल्प डी, केवल ए और बी। दोस्तों, किशोर अधिगमकर्ताओं के अभिलक्षण में किशोरों के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन शारीरिक विकास में एकरूपता नहीं पाई जाती। हाल के अनुसार इस अवस्था में न केवल गति क्रिया बढ़ती है वरन गति शक्ति भी विकसित होती है। किशोरों में अस्थिर आत्म संकल्पना होती है, जिससे कल्पना, दिवा स्वप्नों की अधिकता, तर्क एवं निर्णय शक्ति में वृद्धि और विरोधी मानसिक दशाएं आदि गुण देखे जाते हैं। क्वेश्चन 3, स्वयं SWAYAM हेतु सर्वोत्तम गुणवत्तापरक विषय वस्तु के निर्माण के लिए राष्ट्रीय संयोजक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए, NCTE, बी, AICTE, सी, IGNOU, डी, UGC या ई, CEC? नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा उत्तर सही है? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी? तो इसका उत्तर सही है विकल्प बी। दोस्तों, स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है और इसे शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संस्थानों को सभी तक पहुंचाना, उनमें सबसे वंचित लोग भी शामिल हैं। इस विषय वस्तु के निर्माण के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय संयोजक शामिल हैं: AICTE, IGNOU, UGC, CEC, NCERT। क्वेश्चन 4, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन 1, गहन अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अधिगमकर्ता केंद्रित विधियों की अपेक्षा शिक्षण की शिक्षक केंद्रित विधियां अधिक प्रभावी होती हैं। कथन 2,
व्याख्यान विधि में आलोचनात्मक चिंतन को समस्या निवारण को प्रोत्साहित करने के लिए अवाध प्रवेश समस्याओं का प्रयोग शामिल होता है। तो बताना है उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही है। विकल्प ए या विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी। दोस्तों इसका उत्तर है विकल्प बी। कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। दोस्तों शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए अधिगमकर्ता केंद्रित विधियों की अपेक्षा शिक्षण की शिक्षक केंद्रित विधियां अधिक प्रभावी नहीं होती, अतः कथन 1 असत्य है, जबकि व्याख्यान विधि में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या निवारण को प्रोत्साहित करने के लिए अवाध प्रवेश समस्याओं का प्रयोग शामिल नहीं होता। इस प्रकार कथन 2 भी असत्य है। क्वेश्चन 5, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 शिक्षण उत्तरदायी के विषय क्षेत्र और सूची 2 विषय क्षेत्र के घटक। तो दोस्तों इसका मिलान करना है, तो जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी, यानी कि ये व्याख्या देखते हैं। आयोजन एवं तैयारी का संबंध शिक्षण अनुदेशात्मक परिणाम निर्धारण से है। अनुदेशन विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करने से संबंधित है। कक्ष का परिवेश वातावरण का संबंध अधिगम हेतु संस्कृति स्थापित करने से है तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्व का संबंध शिक्षण पर चिंतन करने से है, अतः सही उत्तर विकल्प बी होगा। क्वेश्चन 6, 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन, अधिगम को सामाजिक निर्मित के रूप में भी जाना जाता है। कथन 2, सामाजिक निर्मित सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार के विकास द्वारा अभिलक्षणित होते हैं। बताना है उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। पहला 2 सही है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। दोस्तों सीखने को अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहारिक क्षमता में किसी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सीखना एक अनुमानित प्रक्रिया है। इसमें मनोवैज्ञानिक घटनाओं का क्रम शामिल होता है, क्योंकि सीखना एक सामाजिक गतिविधि है जिसे हम अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से सीखते हैं। समाजीकरण सीखने की कुंजी है। इस प्रकार अधिगम को सामाजिक निर्मित के रूप में भी जाना जाता है और सामाजिक निर्मित सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार के विकास द्वारा अभिलक्षणित भी होते हैं। क्वेश्चन 7, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है स्वयं प्रभा पाठ्यक्रम टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं। कथन 2, मूक केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है। बताना है उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य हैं। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। या ऑप्शन डी, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। दोस्तों स्वयं प्रभा पाठ्यक्रम DTH चैनलों का एक समूह है जो सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए समर्पित है। यह GSAT-15 उपग्रह का उपयोग कर संचालित होता है, जबकि MOOC अर्थात मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो कि अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का एक अंगक सामान्य शिक्षा परिषद GEC उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रत्यापन के लिए उत्तरदायी होगा। कथन 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 15 वर्षों की कालावधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से श्रेणीकृत प्रत्यापन और
श्रेणीकृत स्वायत्त की एक समुचित प्रणाली द्वारा स्वतंत्र व स्वशासी संस्थान बनाना सभी उच्च संस्थाओं का उद्देश्य होगा। तो बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए कथन एक और दोनों सत्य हैं। विकल्प बी कथन एक और कथन दो दोनों असत्य हैं। विकल्प सी कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। या विकल्प डी कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रत्यापन परिषद NAC संस्थानों के प्रत्यापन के लिए उत्तरदायी होगी, न कि सामान्य शिक्षा परिषद। अतः कथन एक असत्य है, जबकि इस नीति के अनुसार महाविद्यालयों को 15 वर्षों के चरणबद्ध तरीके से स्वायत्तता के साथ संबद्धता प्रणाली पूरी की जाएगी। इस प्रकार कथन दो सत्य है। अगला क्वेश्चन, स्वयंप्रभा चैनल 7 कौटिल्य निम्न में से किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, पुस्तकालय विज्ञान से, सी वाणिज्य से, वित्त, डी वित्त से, या ई गणित से। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प सी। स्वयंप्रभा चैनल 7 कौटिल्य अर्थशास्त्र, वाणिज्य और वित्त विषयों से संबंधित है। इसका उद्देश्य हर किसी के लिए हर जगह उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। ऑनलाइन शिक्षण और अधिगम को बढ़ाने के लिए स्वदेशी IT प्लेटफॉर्म का उपयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण हेतु मूलभूत आवश्यकता है? ए, विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करना, पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी, पारंपरिक शिक्षण विधियों का प्रयोग, पाठ्यचर्यात्मक मार्गदर्शन की दृढ़ संशक्ति। इसका सही उत्तर है बी, यानी कि पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी। दोस्तों, प्रभावी शिक्षण हेतु पारंपरिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न करके आधुनिक शिक्षण पद्धति, जिसमें नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग तथा शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखते हुए शिक्षण प्रदान करना शामिल है। अतः प्रभावी शिक्षण हेतु पर्याप्त संसाधनों तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोजन के माध्यम से ही प्रभावी शिक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक परिवेश को समझने में विफलता से निम्नलिखित हो सकती है। सांस्कृतिक परिवेश को समझने में विफलता से निम्नलिखित हो सकती है। ऑप्शन ए, सूचना बहुलता, ऑप्शन बी, प्रदर्शन प्रवृत्ति, ऑप्शन सी, उच्च स्तरीय संप्रेषण, या डी, गलत संप्रेषण। तो इसका सही उत्तर है उत्तर डी, गलत संप्रेषण। दोस्तों, सांस्कृतिक परिवेश को समझने में विफलता से गलत संप्रेषण होने की संभावना हो सकती है। गलत संप्रेषण एक ऐसी स्थिति है जो कही गई बात और समझी गई बात के बीच विसंगति या असंबद्धता के कारण उत्पन्न होती है। संप्रेषण की प्रक्रिया में विचारों, तथ्यों और मतों का आदान प्रदान शामिल रहता है। संप्रेषण सदैव गत्यात्मक होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक सुधारों के संबंध में निम्न में से कौन कौन से सुझाव दिए गए थे? ए, उपकुलपतियों की नियुक्ति उनके अकादमिक व प्रशासनिक वृत्तियों के आधार पर हो। बी, नियुक्तियों का अराजनीतिकरण हो। सी, विश्वविद्यालयों का केंद्रीकृत नियंत्रण हो। डी, अकादमिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध। ई, उत्तम शोध परिवेश वातावरण की रचना। बताना है नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर कौन सा है। विकल्प ए या विकल्प बी,
सी या विकल्प डी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी की स्थापना वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य उद्देश्य एक सशक्त ज्ञान आधारित समाज के विकास को सुगम बनाना था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक सुधार के संबंध में निम्न सुझाव दिए गए थे। पहला, कुलपतियों की नियुक्ति उनके शैक्षिक व प्रशासनिक वृत्तियों के आधार पर हो। दूसरा, नियुक्ति में पारदर्शिता तथा अराजनीतिकरण हो। तीसरा, उत्तम शोध परिवेश वातावरण की रचना करना आदि। अतः प्रश्नानुसार विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, भारत में अपनाई गई उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की रेटिंग वर्ग निर्धारण प्रणाली ऐसे संस्थानों की संस्थानात्मक विविधता को स्पर्श नहीं करती। कथन दो, एक सार्वभौमिक तथा संपूर्ण रेटिंग वर्ग निर्धारण प्रणाली भारत में व्यवहार्य नहीं है। बताना है कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो दोस्तों बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। दोस्तों भारत में अपनाई गई उच्चतर शैक्षिक संस्थानों की रेटिंग वर्ग निर्धारण प्रणाली ऐसे संस्थानों की संस्थात्मक विविधता को स्पर्श नहीं करती, यह कथन सत्य है, जबकि कथन दो असत्य है। नेक्स्ट, ऐसा अधिगम जिसमें एक नया व्यवहार अर्जित किया जाता है किंतु जब तक इसे पुनर्वलन नहीं दिया जाता तब तक यह प्रदर्शित नहीं होता, इसे इस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रेक्षण अवलोकन अधिगम। ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम। ऑप्शन सी अव्यक्त अधिगम या ऑप्शन डी नैतिक अधिगम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अव्यक्त अधिगम। दोस्तों वह सीख जिसमें एक नया व्यवहार अर्जित किया जाता है लेकिन सुदृढ़ीकरण प्रदान किए जाने तक प्रदर्शित नहीं किया जाता, अव्यक्त अधिगम कहलाता है। अव्यक्त अधिगम का एक ऐसा रूप है जिसे प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के रूप में तुरंत व्यक्त नहीं किया जाता। यह सीखे गए व्यवहार या संघों के किसी भी स्पष्ट सुदृढ़ीकरण के बिना होता है। अव्यक्त शिक्षा शोधकर्ता के लिए आसानी से स्पष्ट नहीं होता जब तक पर्याप्त प्रेरणा न हो। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, डीवी के अधिगम दृष्टिकोण के अनुसार अधिगमकर्ताओं को अपने ज्ञान का प्रदर्शन सृजनात्मक एवं सहयोग के माध्यम से करना चाहिए। कथन दो, पियाजे के अनुसार अधिगमकर्ता की विकासात्मक अवस्था से स्वतंत्र होता है। बताना है कि ऊपर जो कथन दिए गए हैं उसमें से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है। देखते हैं कैसे। प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी अमेरिका के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक रहे हैं। उन्होंने न केवल दर्शन के विभिन्न पक्षों पर महत्वपूर्ण कार्य किया वरन शिक्षा एवं मनोविज्ञान जैसे विषयों के अध्ययन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। डीवी के अधिगम दृष्टिकोण के अनुसार अधिगमकर्ताओं को अपने ज्ञान का प्रदर्शन सृजनात्मक एवं सहयोग के माध्यम से करना चाहिए। जियान पियाजे के अनुसार अधिगमकर्ताओं की विकासात्मक अवस्था से होकर गुजरता है। नेक्स्ट, इसमें कथन दिए हुए हैं। कथन एक है, अध्यापन के गैर निर्देशात्मक
में अधिगम के अनुक्रम को नियंत्रित करने के बजाय विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है। कथन 2, गैर निर्देशात्मक अध्यापन निर्देश में अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाय की होती है, जिनका छात्रों के साथ परामर्शदात्री संबंध होता है और वे इनकी प्रगति और विकास का पथ प्रदर्शन करते हैं। बताना है ये ऊपर जो कथन दिए गए हैं, कथन 1 या कथन 2, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। दोस्तों, अध्यापन के गैर निर्देशात्मक निर्देश में अधिगम के अनुक्रम को नियंत्रित करने के बजाय विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जाता है। गैर निर्देशात्मक अध्यापन निर्देश प्रणाली में अध्यापक की भूमिका सुविधा प्रदाय की होती है। इस निर्देश में अध्यापक परामर्शदायी की भूमिका में होता है। अध्यापक छात्रों की प्रगति और उनके विकास का पथ प्रदर्शन करते हैं। एक गैर निर्देशात्मक शिक्षण मॉडल का आधार यह है कि एक व्यक्ति उन्मुख दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य छात्रों को आत्म खोज और आत्म समझ के माध्यम से व्यक्ति की जन्मजात क्षमता को साकार करने के माध्यम से आत्मनिर्देशित की क्षमता विकसित करने में मदद करना है। नेक्स्ट, स्वनिर्देशित अधिगम में अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान में सम्मिलित है। ए संदर्भात्मक ज्ञान, बी तथ्यात्मक ज्ञान, सी प्रक्रियात्मक ज्ञान, डी प्रौद्योगिक ज्ञान, ई व्यवहारिक ज्ञान। बताना है नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा उत्तर सही है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि ए, बी, सी तीनों सही हैं। आइए देखते हैं कैसे। स्वनिर्देशित अधिगम यह इंगित करता है कि हम किस प्रकार वस्तु सूचना को महसूस करते हैं और क्रिया, विचार तथा स्मरण करते हैं। स्वनिर्देशित अधिगम में अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान में संदर्भात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान सम्मिलित है। संदर्भात्मक ज्ञान में विशिष्ट जानकारी प्रदान करने और समझने की क्षमता शामिल होती है। तथ्यात्मक ज्ञान विशिष्ट विषयों के लिए मूलभूत ज्ञान होता है। इसमें आवश्यक तथ्य, शब्दावली, विवरण या तत्व शामिल होते हैं। तथा प्रक्रियात्मक ज्ञान का मतलब है किसी विशिष्ट कौशल या काम करने का ज्ञान। वह विधियों, प्रक्रियाओं या उपकरणों के संचालन से जुड़ा ज्ञान होता है। नेक्स्ट, जब सक्षम पाठकों के सामने उनकी देशज भाषा के नए शब्द आते हैं तो वे उन्हें अपने आप पढ़ लेते हैं। यह किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए उच्च मार्ग अंतरण का, बी निकट अंतरण का, सी निम्न मार्ग अंतरण का या विकल्प डी दूर अंतरण का। इसका सही उत्तर है विकल्प सी निम्न मार्ग अंतरण का। दोस्तों, अधिगम अंतरण का अर्थ है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में करना। अतः जब सक्षम पाठकों के सामने उनकी देशज भाषा के नए वाक्य आते हैं तो वे उन्हें अपने आप पढ़ लेते हैं। यह निम्न मार्ग अधिगम अंतरण का उदाहरण है। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यदि बड़े कॉरपोरेट घराने भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना करें तो विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्रदान की जा सकती है। कथन 2, यह आशा की जाती है कि कॉरपोरेट घराने द्वारा स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय तथा संस्थान शिक्षा में विश्व में अग्रणी होंगे। तो बताना है ऊपर दिए गए दोनों कथनों में से कौन सा उत्तर सही है।
विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि दोनों कथन सही है। दोस्तों, भारत के बड़े कारपोरेट घराने जैसे टाटा, बिरला, ओपी जिंदल, शिव नादर, अजीम प्रेमजी, बाबा कल्याणी और मुकेश अंबानी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आगे आए हैं, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा वैश्विक मापदंडों को पूरा कर रही है, अतः हम आशा कर रहे हैं कि ये संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी होंगे। अतः कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला, एडमोडो ऑनलाइन टूल से शिक्षकों को विद्यार्थियों के माता पिता के संपर्क में रहने, उनसे विद्यार्थियों की अद्यतन स्थिति साझा करने तथा विद्यार्थियों की प्रगति के विषय में चर्चा करने में सहायता मिलती है। कथन 2, डुओलिंगो ऑनलाइन भाषा अधिगम का एक मंच है। बताना है उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए कौन से विकल्प सही हैं। कथन ए, कौन से विकल्प सही हैं? विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। दोस्तों, एडमोडो ऑनलाइन टूल स्कूलों में शिक्षकों के लिए एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच है। इससे शिक्षकों को विद्यार्थियों के माता पिता के संपर्क में रहने, उनसे विद्यार्थियों की अद्यतन स्थिति साझा करने तथा विद्यार्थियों की प्रगति के विषय में चर्चा करने में सहायता मिलती है। डुओलिंगो एक अमेरिकी शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी है जो शिक्षण ऐप्स बनाती है और यह भाषा अधिगम का एक मंच है। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, भारत जैसे देश में उच्च शिक्षा का वित्त पोषण, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य वित्तीय निहितार्थों पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्चतर शिक्षा का निधियन एवं वित्तीयन भारत के उच्चतर शिक्षा आयोग के द्वितीय अंगक अर्थात उच्च शिक्षा अनुदान परिषद द्वारा किया जाएगा। बताना है उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए कौन से विकल्प सही हैं। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी? सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की उभरती विकास आवश्यकताओं से निपटने का प्रयास करती है। भारत जैसे देश में उच्च शिक्षा का वित्त पोषण, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य वित्तीय निहितार्थों पर निर्भर करता है। इस प्रकार कथन 1 सत्य है, जबकि कथन 2 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्चतर शिक्षा का निधियन एवं वित्तीयन भारत के उच्चतर शिक्षा आयोग के द्वितीय अंगक अर्थात उच्च शिक्षा अनुदान परिषद द्वारा किया जाएगा, असत्य है। नेक्स्ट, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निम्नलिखित में से शिक्षा के किन मौलिक सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है? ए, मौलिक अधिकारों के रूप में उच्चतर शिक्षा, बी, बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, सी, शिक्षा के भाग के रूप में उत्कृष्ट अनुसंधान, डी, शिक्षण और अधिगम में बहुभाषावाद को प्रोत्साहन, ई, अन्य ज्ञान आयोग की स्थापना। बताना है नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प बी,
यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक प्रारंभिक शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत बहु विषयकता तथा समग्र शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात की गई है, जहां शिक्षण के माध्यम के रूप में पहली से 5वीं तक मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट किया जाएगा अनुसंधान के संबंध में भी नए प्रावधानों के अनुसार 3 वर्ष के स्नातक के पश्चात 2 वर्ष का स्नातकोत्तर करके पीएचडी में प्रवेश लिया जा सकता है। साथ ही शिक्षक प्रशिक्षण पर भी विशेष बल दिया गया है। इसमें उच्चतर शिक्षा को मौलिक अधिकार मानने जैसा कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही एक निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रावधान है, अतः विकल्प भी सत्य है। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विघटनकारी प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग का पूर्वानुमान लगाया गया है। कथन 2, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच से शिक्षा प्रणाली में विघटनकारी प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने की रूपरेखा तैयार करने की अपेक्षा की गई है। बताना है उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी। सही उत्तर है विकल्प ए, दोनों कथन सत्य हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विघटनकारी प्रौद्योगिकियों को व्यापक प्रयोग का पूर्वानुमान लगाया गया है, अतः कथन 1 सत्य है। यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, समावेशन और विविधता की चिंताओं को दूर करने और पहुंच, गुणवत्ता, समानता, सामर्थ्य में सुधार के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर बहुत जोर देती है। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई थी। इस मंच से शिक्षा प्रणाली में विघटनकारी प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने की रूपरेखा तैयार करने की अपेक्षा की गई है। यह मंच सीखने, मूल्यांकन योजना और प्रशासन आदि को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़े विचारों के मुक्त आदान प्रदान को सक्षम करेगा। नेक्स्ट, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक प्रभावी अधिगम वातावरण सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकल्प ए, शिक्षक की अर्हता। विकल्प बी, अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता। सी, विदेशी भाषा के प्रयोग पर फोकस। या डी, अभिजात वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता। दोस्तों, अनुदेशात्मक सुविधाओं की उपलब्धता एक प्रभावी अधिगम वातावरण सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिगम चारों ओर के परिवेश से अनुकूलन में सहायता करता है। किसी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में कुछ समय रहने के पश्चात हम उस समाज के नियमों को समझ जाते हैं। अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। नेक्स्ट, माध्यम के साथ एक प्रकार की आसक्ति की संकल्पना किस रूप में की जाती है। माध्यम के साथ एक प्रकार की आसक्ति की संकल्पना किस रूप में की जाती है। विकल्प ए, अति माध्यमता। विकल्प बी, तात्कालिकता। विकल्प सी, मीडिया प्रवृत्ति। विकल्प डी, बहुमाध्यमता। दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए, अति माध्यमता। माध्यम के साथ एक प्रकार की आसक्ति की संकल्पना अति माध्यमता के रूप में की जाती है। अति माध्यमता दृश्य प्रतिनिधित्व की एक शैली है जिसका लक्ष्य दर्शकों के माध्यम
की याद दिलाना है। दर्शक को यह पता होता है कि वह किस माध्यम से देख रहा है। माध्यम ही संदेश है, माध्यम के स्वरूप पर ही संदेश का प्रभाव पड़ता है, अतः विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, अधिगम का मूल्यांकन अधिगम में वृद्धि करने के लिए रचनात्मक प्रतिपुष्टि पर आधारित होता है। कथन 2, अधिगम के मूल्यांकन का लक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के अंत में समाकलित ग्रेड प्रदान करना है। बताना है उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि दोनों कथन सही है। दोस्तों, अधिगम मूल्यांकन का लक्ष्य निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए छात्रों के सीखने की निगरानी करना है, जिन पर काम छात्रों की उनकी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने और उन क्षेत्रों को लक्षित करने में मदद कर सकता है जिन पर काम करने की आवश्यकता है। अतः कथन एक सत्य है। अधिगम के मूल्यांकन का लक्ष्य अधिगम प्रक्रियाओं के अंत में समाकलित ग्रेड प्रदान करना है, जो विद्यार्थियों के प्राप्ति के स्तर को जानने में मदद करता है। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, प्रत्येक संप्रेषण में विषय वस्तु और संबंधों दोनों के अवयव तत्व समाविष्ट होते हैं। कथन 2, नेत्र व्यवहार परा संप्रेषण संकेतों को प्रदान नहीं करता है। बताना है उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तर सही है। विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। दोस्तों, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतिक्रियात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। संप्रेषण में संदेश का होना आवश्यक है। संप्रेषण में संबंध दोनों के आवश्यक तत्व अवयव जैसे प्रेषक, संदेश भेजने वाला तथा प्रेषणी संदेश प्राप्तकर्ता समाविष्ट होते हैं। अतः कथन एक सत्य है। परा संप्रेषण संचार के अंतर्गत चेहरों के हाव भाव, शरीर का पोस्चर, उसकी हरकतें, व्यक्ति की चाल आदि शामिल होते हैं। अतः नेत्र व्यवहार परा संप्रेषण संकेतों को प्रदान करता है। इस तरह कथन 2 गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपागम में शिक्षक रहस्यमय परिस्थिति प्रदान करता है और विद्यार्थी दत्त एकत्रित करके एवं उनके निष्कर्षों के परीक्षण द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। विकल्प ए, अन्वेषण अधिगम द्वारा, बी, प्रच्छन्न अधिगम द्वारा, स्थितिक अधिगम द्वारा या डी, प्रच्छाधिगम द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रच्छाधिगम द्वारा। दोस्तों, प्रच्छाधिगम छात्रों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करने का एक तरीका है, जिसे पूछताछ अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। यह छात्रों की खोज और अन्वेषण करने की क्षमता विकसित करता है। इस अधिगम में शिक्षक रहस्यमयी परिस्थिति प्रदान करता है और विद्यार्थी दत्त एकत्रित करके एवं उनके निष्कर्षों के परीक्षण द्वारा समस्या का समाधान करते हैं। नेक्स्ट, किशोरों के मानसिक विकास के अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं। ए, तथ्यों को सामान्यीकृत करने के लिए वर्धित अभिक्षमता। बी, स्मृति एवं कल्पनाशीलता का विकास। सी, संक्षेपीकरण से संबंधित हासित अभिक्षमता। डी, समझने की हासित अभिक्षमता। ई, समस्या निवारण की वर्धित अभिक्षमता। बताना है उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा उत्तर सही है।
विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी? इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दोस्तों, किशोरों में सोचने, समझने, विचार करने तथा समस्याओं का समाधान करने की उच्च स्तरीय मानसिक योग्यताएं विकसित हो जाती हैं, परंतु वे प्रौढ़ों के समान उनका प्रभावशाली ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। किशोरों के मानसिक विकास के अभिलक्षण में तथ्यों को सामान्यीकृत करने के लिए वर्धित अभिक्षमता, स्मृति एवं कल्पनाशीलता का विकास और समस्या निवारण की वर्धित अभिक्षमता शामिल होती है। नेक्स्ट, कथन 1, आगमनात्मक युक्तियां केवल दृढ़ या कमजोर हो सकती हैं। निगमनात्मक युक्तियां या तो वैध होती हैं या अवैध होती हैं या वैध होती हैं। बताना है उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा उत्तर सही है। ए, विकल्प बी, विकल्प सी या विकल्प डी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 के अनुसार आगमनात्मक युक्तियां केवल दृढ़ या कमजोर हो सकती हैं। वस्तुतः दृढ़ आगमनात्मक युक्तियों का निष्कर्ष दृढ़ तथा कमजोर आगमनात्मक युक्तियों का निष्कर्ष कमजोर होता है। कथन 2 के अनुसार निगमनात्मक युक्तियां या तो वैध होती हैं या अवैध। इस प्रकार कथन 1 और दोनों सत्य हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप इसमें कुछ संशोधन चाहते हैं तो भी कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियो में संशोधन कर सकें। आगे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टारगेट पर आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का कंप्लीट कोर्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और नए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस का सबसे आसान और सटीक समाधान मिलने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि अगली क्लास में हम और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।